Good morning, my dear students. Today we are going to talk about our first chapter. That's we study about the atoms and molecule. It is the third chapter of your ninth class. Okay. Here we discuss about the law of chemical combinations. केमिकल कॉम्बिनेशंस में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होने के बाद मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसमें जो फर्स्ट लॉ है इसकी हम बात करते हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें क्या होता है, ये स्टेटमेंट देता है कि दिस मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, यानी कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उस मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, it means that during a chemical reaction the sum of the masses of the reactant and the product remain unchanged। यानी कि जो मास का जो सम होगा, यानी कि टोटल जो मटेरियल है आपके पास उसका जो सम होगा वो क्या रहेगा, जितना रिएक्टेंट का होगा उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट का होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्टार्टिंग में मटेरियल लिया जाता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं और जो लास्ट में बन के आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये पॉइंट याद रखना, जो स्टार्टिंग में मटेरियल आप लेंगे उसे बोलेंगे रिएक्टेंट और जो लास्ट में बन के आएगा वो होगा प्रोडक्ट। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक एक्टिविटी दी है। इसमें क्या है, एक हम कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। ये जो फ्लास्क होता है ये कॉनिकल फ्लास्क होता है। ठीक, और इस कॉनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन भर लेते हैं। आप जब इसके अंदर सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन भरेंगे उसके बाद आप क्या करते हैं, एक इग्निशन ट्यूब लेंगे। ये छोटी वाली जो ट्यूब आपको अंदर दिख रही है इसे इग्निशन ट्यूब बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन भर देते हैं। इसको एक थ्रीड से बांधने के बाद, जिससे कि ये अपनी डायरेक्शन में अरेंज रहे, इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, लटका दिया जाता है, या फिर जिससे ये अचानक अंदर घूम ना जाए या नीचे ये इसका जो भी सोल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का वो एकदम ना मिल जाए, इसलिए इसे रोके रखते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से इस कॉनिकल फ्लास्क को एक कॉर्क से बंद कर देंगे और उसके जस्ट बाद हम जब इसे वे करते हैं तो इसका मास निकल आता है। अब क्या करना है, इसको ठीक से वे करने के बाद आपको इसका मास पता चल गया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इस कॉनिकल फ्लास्क को हल्का सा टिल्ट करेंगे, जिससे क्या हो कि जो हमारा इग्निशन ट्यूब का मटेरियल था वो इसके जो सोडियम सल्फेट का मटेरियल है उसके साथ, उस सोल्यूशन के साथ आसानी से क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। ठीक, अब ये सोल्यूशन मिक्स होगा और आप क्या देखेंगे, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इसके अंदर आपको वाइट कलर का बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन नज़र, बेरियम सल्फेट का पाउडर लाइक प्रेसिपिटेट नज़र आता है। प्रेसिपिटेट वो मटेरियल होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल ना हो। ठीक, तो जो जिस सोल्यूशन में वो बना है उसमें सॉल्युबल ना होकर वो साफ़ दिखाई देने लगे, यानी कि अलग हो जाए सोल्यूशन में, या तो बॉटम पे आ जाए या फिर उसके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो एक अलग ही लेयर बना ले तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक, तो ये पाउडर लाइक वाइट कलर का बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है और फिर हम इसे दोबारा से अगर हम इसको वे करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में मास के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया है। एंड दिस एक्टिविटी कंप्लीटली डिस्क्राइब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, सही है। यानी कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही इसमें किसी मास के अंदर कोई बढ़ोतरी हुई है और ना ही कोई कमी आई है। तो इसकी वजह से क्या है, मास जो है हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में कंजर्व रहता है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेटमेंट देता है कि द केमिकल कंपाउंड्स, यानी कि आपके पास जो भी केमिकल्स कंपाउंड्स हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे आर प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि एक मास का जो प्रोपोर्शन होता है, जो डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, केमिकल कंपाउंड हमेशा उस प्रोपोर्शन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल है यहाँ पर वाटर का। ये क्या है, H2O। आप इधर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर इसके पास दो हाइड्रोजन हैं। तो दो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले वाली ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का मास होता है 16। ठीक, तो हमने क्या देखा, रेशियो हमारा बन गया, जैसे कि हम H2O लिखते हैं तो यहाँ पर 2:16। अब इसको सिंपल करेंगे तो ये 1
और ये हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हमारा रेशियो निकल के आता है कि हमारे पास जो रेशियो है यहाँ पर वो आएगा हमारा 1:8। क्लियर? यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1:8। इससे क्या क्लियर होता है कि यहाँ पर 1:8 होने की वजह से यहाँ पर अगर आप इसको टोटल को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा 9। तो अगर आप 9 ग्राम वाटर लेते हैं और आप इसका क्या करते हैं, कंप्लीट डीकम्पोजिशन करवाएंगे, तो आपके पास 8 ग्राम तो मिलेगी ऑक्सीजन और यहाँ पर 1 ग्राम जो मिलेगी वो मिलेगी हाइड्रोजन गैस। कंप्लीट डीकम्पोजिशन कराने पर आपको 8 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन मिलेगी। इसी तरीके से आपके पास अगला कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया में हम देखें तो अमोनिया का होता है 14, ओ का होता है 14 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 1:3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1:3। तो इस केस में क्या देखते हैं आप कि हमारे पास रेशियो निकल के आता है 14:3। अगर हम इसे टोटल को सम करते हैं तो हमें पता चलता है ये क्या हो जाएगा 17। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पास 17 ग्राम तो यहाँ पर 14 ग्राम जो मिलेगी आपको नाइट्रोजन मिलेगी और यहाँ पर 3 ग्राम जो मिलेगी वो क्या मिलेगी आपके पास हाइड्रोजन मिल जाएगी। तो यहाँ पर इससे क्या पता चलता है इस लॉ से कि किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के अंदर जो मास का प्रोपोर्शन होगा किसी भी एक एलिमेंट के लिए वो क्या रहेगा, हमेशा हमेशा डेफिनेट ही रहने वाला है। ओके, द नेक्स्ट थ्योरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इस थ्योरी के अंदर हम बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर जो वन थिंग अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ मैटर, तो आप बताएंगे मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। तो वो चीज़ जो जिसके पास मास हो और वो स्पेस घेरती हो हम उसे मैटर कहते हैं, या फिर किसी भी कोई भी चीज़ जिसे हम अपने 5 सेंस से क्या कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, फील कर सकें, वो क्या कहलाती है, हमारा मैटर कहलाती है। अब ये मैटर जो होता है दिस इज़ मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है और ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये एटम्स कहलाते हैं। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय डॉल्टन्स, जॉन डॉल्टन, और इनकी इस थ्योरी जो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है इसमें इन्होंने इसकी बात की थी। ये एटम्स जो होते हैं इनके अकॉर्डिंग वो इनडिवाइजिबल होते हैं और कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना ही इन एटम्स को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट में बताया कि जो एटम होंगे किसी एक एलिमेंट के उसका मास जो होगा सिमिलर होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो भी सिमिलर होंगी, यानी कि किसी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनके सभी एटम्स की प्रॉपर्टीज़ एंड मास आइडेंटिकल होंगे, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी होंगी चाहे वो फिजिकल और केमिकली क्यों ना हो, और उनकी जो उनकी मास होगा वो भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा। अगर एटम्स की बात करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो मासेस होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, वो भी क्या होंगी, डिफरेंट ही होंगी। जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं स्मॉल होल नंबर में, यानी कि इनका रेशियो जो होता है, रेशियो वो क्या रहता है हमेशा किसी भी कंपाउंड के अंदर इनका रेशियो एक होल नंबर में रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ आपके पास यहाँ पर, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं H2O का, अगर हम H2O का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 है, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। तो आप क्या देख रहे हैं, ये 1 और 2 ये क्या है, दोनों के दोनों होल नंबर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक होल नंबर में ये एक दूसरे से कंबाइन करते हैं। ऐसे अगर हम बात करें NH3 की, तो यहाँ पर 1 क्या है, नाइट्रोजन, और 3 क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये क्या है, एक होल नंबर में ही रहेगा। अगला पॉइंट है कि इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, यानी कि अगर हम किसी एक कंपाउंड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक कंपाउंड ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर NOH की बात करें, तो NOH होने के लिए इसके पास जो एलिमेंट्स का रिलेटिव नंबर होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि सिर्फ एक नाइट्रोजन हो, एक ही ऑक्सीजन हो और एक ही हाइड्रोजन हो। सिर्फ उस केस में ही क्या होगा, आप पाएंगे कि ये क्या है, इस केस के अंदर, इसी केस के अंदर आप क्या पाएंगे कि इस केस में ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, तो इस थ्योरी को पकड़ते समझते हुए चलना है।
अगर हम डॉल्टन थ्योरी के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करें तो हमने पहला पॉइंट देखा था कि ये क्या होता है, मैटर जो होता है टिनी पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक, लेट मी क्लियर दिस। मैटर क्या होता है, टिनी पार्टिकल्स का बना होता है। दूसरे में जो ये टिनी पार्टिकल्स होते हैं इन्हें हम एटम्स कहते हैं। ये एटम्स इनडिविजिबल होते हैं और ना ही हम इनको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, किसी एक एलिमेंट के जो भी एटम होंगे उनका मास जो होगा सिमिलर होगा और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। अगर कोई डिफरेंट टाइप के ऑफ एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो उनके मासेस जो हो जाएंगे डिफरेंट हो जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। किसी भी एटम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं तो वो एक होल नंबर में कंबाइन करते हैं, यानी कि एक पूरा एटम ही कंबाइन करेगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, ये नहीं कि उसका कुछ पार्ट कंबाइन करे। तो हमेशा याद रखना कि ये क्या कंबाइन जो करते हैं ये हमेशा एक होल नंबर में ही कंबाइन करते हैं। इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर ऑलवेज कांस्टेंट। अंडरस्टैंड, यानी कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर हम बात करें H2O या NaOH या फिर NH3, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर जो उसके एटम्स होते हैं वो उनका रिलेटिव नंबर जो होता है काइंड ऑफ एटम का हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन काइंड ऑफ एटम, यानी कि हाइड्रोजन एक तरह का एलिमेंट है, इसके नंबर क्या है, 2 है। और ऐसी तरीके से क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन जो है एक तरह का एलिमेंट है और इसका नंबर क्या है, 1 है। तो इसे आपको कंसिडर करना है अच्छे से। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो केयरफुल्ली। और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो जो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस हुआ है उन्हें कम्प्लीटली दिमाग में रखने की कोशिश करना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं।